Okay, so we will be discussing here chapter number 8, and chapter number 8 I have here is related to the programming concepts. Now, if I am discussing with in terms of the programming concepts, I know that for creating and understanding or developing a program, for example, if you want to create a program, for example, if you want to develop a program, there are certainly 5 constructs that you use. कहने का मकसद ये कि अगर एक प्रोग्राम मुझे बनाना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं 5 कंस्ट्रक्ट्स यूज करता हूँ. कंस्ट्रक्ट्स मतलब ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स कह लो, आपके पिलर्स कह लो. एंड those constructs are, first of all, I'm going to check that what is going to be my data usage. For example, I'm going to check that what are the variables that are being used, what are the constants that are being used, and what are going to be the arrays. Arrays is one of the topic that we have to discuss. However, we have already discussed the variable and constants. The second thing is your sequence. Sequence is basically the order of steps in a task. The order of steps in a task. That means that in which sequence, in which order your program is being constructed or developed. The third area is your selection. Selection means that you are basically selecting a path through a program. Selecting a path through प्रोग्राम. सिलेक्शन मींस कि आपने जो है आपका जो भी प्रोग्राम है आपने उसको सिलेक्ट किया कि किस पाथ से आपको लेके चलना है. और सिलेक्शन लूप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो इफ देन एल्स एंड इफ है. तो सबसे पहली चीज ये आ गई कि जब भी मुझे प्रोग्राम अपना बनाना होता है तो सबसे पहले मैं देख चेक करता हूँ कि मेरे डेटा का यूजेज कौन सा है, वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, अरेज क्या है, उसकी सीक्वेंस क्या है, वो किस सीक्वेंस के अंदर चल रहा है, कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम पहले नहीं हो रहा. और सिलेक्शन के अंदर ये होता है कि आई एम बेसिकली सिलेक्टिंग अ पाथ, that how my program is going through. The fourth area is going to be my iteration. Iteration basically means that is basically a repetition of a sequence of steps. That means that you are checking into your program and algorithm that what are the items that are being iterated or what are the types of items that are being repeated. Then I have the fifth part. The fifth part is basically your operators use. That means that what are the operators that you are using, such as plus, minus, या आपके पास किसी भी किस्म के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कह लो. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेटा वो होते हैं जो कैलकुलेशंस के लिए यूज किए जाते हैं. अब या तो वो अर्थमेटिक हों, या तो वो लॉजिकल हों, या तो वो बूलियन हों. अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस डिवीजन ग्रेटर देन लेस देन, और बूलियन मीन्स आपके पास जो है ट्रू और फॉल्स. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। इसके बाद वेरिएबल एंड कांस्टेंट समझाने की जरूरत है या आपको पता है? पता है सर। मैं सिर्फ एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख देता हूँ कि वेरिएबल इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ नेम्ड डाटा स्टोर, named data store that contains data store that contains a value that may be changed throughout your program.
दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि वेरिएबल्स शुड बी मीनिंगफुल नेम। पेपर के अंदर एक सवाल है कि वेरिएबल्स को हम क्यों कंसिडर करते हैं या क्या ज़रूरत है, तो उसका आंसर ये होगा कि वेरिएबल आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता, और वेरिएबल्स हमेशा से मीनिंगफुल होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं कॉन्स्टेंट्स की बात करूं तो मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा, पूरी डेफिनेशन सेम होगी सिर्फ। तो इस जी। डेफिनेशन में तो आपने लिखा है कि वो प्रोग्राम में चेंज हो सकते हैं, तो आपने अभी बोला है कि चेंज नहीं हो कैन यू सकता वो। रिपीट? आपने अभी बोला है कि जो है डेफिनेशन में लिखा है कि उसकी वैल्यू जो है वो पूरे प्रोग्राम में चेंज हो सकती है, लेकिन आपने सवाल में बताया कि जो है उसकी वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती। बेटा वो कांस्टेंट था जो मैं दूसरा बता रहा हूँ। वेरिएबल की वैल्यू नहीं। चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल अभी एग्जांपल भी देता हूँ मैं। वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो नेवर चेंजेस। अब दोनों की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर आपने स्टूडेंट का नेम लिया, आपने स्टूडेंट की एज ली, और आपने स्टूडेंट के मार्क्स लिया। इसके बाद आपने इसके ऊपर जो है एक काउंटर चला दिया, लाइक फॉर काउंट 1 to 5। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे काउंटर चलेगा तो हर नाम, एज और मार्क्स चेंज होंगे या नहीं? जी। चेंज होंगे या नहीं? होंगे। चेंज। हम्म। होंगे। होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 5 बच्चे हैं, हर बच्चे का नाम, एज और मार्क्स एक नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है, एक साल के अंदर जो है वो 365 डेज होते हैं, एक दिन के अंदर जो है 24 घंटे होते हैं, तो क्या ये कभी चेंज होगा? नहीं। नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज कौन सी हैं? कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट्स। ये वैल्यूज कौन सी हैं? कांस्टेंट। वेरिएबल्स। तो ऐसी वैल्यू जो आपके पास हमेशा से सेम रहती हैं थ्रू आउट योर प्रोग्राम, वो होती है कॉन्स्टेंट्स। आपके पेपर के अंदर भी कोई भी ऐसी वैल्यू दी जा सकती है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट वैल्यूज दैट नेवर चेंजेस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, तो कांस्टेंट भी तो मीनिंगफुल होंगे ना। बेटा कांस्टेंट मीनिंगफुल इस तरह से होना चाहिए कि जैसे ये मैंने पाई लिखा है, ईयर लिखा है, 1 डे लिखा है, सो इट शुड बी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल एवरीथिंग यू राइट इनटू योर प्रोग्राम। The next thing that we will be discussing is going to be our data types. And first of all, why do we need data types? What is the need for that? So I can say that in order for a computer system to process and store data effectively, I need data types. Data types का फायदा क्या है? मतलब why do I use that? So this can also be a question into your exam. So you can write that it enables me data to be stored in an appropriate way.
डेटा टाइप का सबसे पहला फायदा ये है कि जो भी आपका डेटा है वो एक अप्रोप्रिएट वे के अंदर स्टोर हो सकता है, जैसे कि नंबर्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। अनदर रीजन कैन बी दैट योर डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड इफेक्टिवली। आपका जो भी डाटा है वो बहुत इफेक्टिवली मैनिपुलेट हो सकता है, जिसमें आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई या कनकैटेनेशन हो गई। कनकैटेनेशन हो जाए जब आप दो नंबर्स को मैच करते हो। इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू ऑटोमेटिकली वैलिडेट योर डाटा। अब ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ आएंगे जब मैं आपको डाटा टाइप्स बताऊं। अब मेरे पास जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, द फर्स्ट वन इज एन integer. Integer basically means that they are whole numbers, which means that they either can be positive, they either can be negative, but only the option is that they are only going to be a whole number. For example, positive 78. For example, positive minus 40, 50, minus 33, but they will never be in decimals. This is your first data type, that is integers. The second data type is going to be considered as real. Now you can call it real. You can even call it as float as well. What are real numbers? Real numbers are those numbers that are basically with a fractional part, or you can say such as the numbers with the points. They can either be positive, they can either be negative. For example, 4 upon 5. For example, 3.66. For example, minus 3 upon 2. For example, 4.22. So these are all real or float numbers. Then we have the third data type. The third data type is going to be named as char. Char basically stands for a single character. A single character, which basically means like A, B, C, D. For example, you are awarding a grade to someone, so that has to be declared as a char. Char means a single character. The fourth data type that is right here is going to be considered as a string. And when I name it as a string, you can have the image of basically a sort of a guitar string into your mind. So basically, string is a variable that is a combination of your letters and numbers. Like, for example, F7AA right here, like this. Like, for example, if I have an address of someone, so that is going to be considered as a string because it is a long text, it is a long characters, and it has both letters, numbers, and characters as well. So basically, a string is a variable or constant that is several characters in length, which means कि काफी लॉन्गर टेक्स्ट है मेरा, कोई कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है. String length can vary. Like sometimes it can even have no characters or it can even have characters, letters, digits or symbols. तो आपके जितने भी characters हैं, digits हैं, symbols हैं, जब वो सारे एक sentence के अंदर आएंगे तो फिर मैं उसको कहूंगा कि ये एक string है. सर सी ये जो चार है थर्ड वाला है, इसमें नंबर्स आ सकते हैं? बेटा कैन यू रिपीट? जो थर्ड वाला है चार, उसमें नंबर्स आ सकते हैं? नहीं बेटा, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर आएगा, वेरिएबल और अ कांस्टेंट दैट इज अ सिंगल कैरेक्टर. सिर्फ एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर आएगा, नंबर नहीं आएगा. ओके। लेकिन एक चीज का पेपर में ख्याल रखना है, और वो ये कि पेपर में कभी कभार ना स्ट्रिंग के अंदर वो लोग कैलकुलेशन दे देते हैं. तो स्ट्रिंग का एक रूल है, और वो रूल क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. इफ अ नंबर इज
stored as string, then it cannot be used in calculation. अगर आपका कोई भी नंबर एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुआ हुआ है तो आप उससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते. After that, I have the last data type that is going to be a Boolean. What is a Boolean? A Boolean is basically an example of a variable or constant that can have only two values. And those only two values are only like either true or false. सर स्ट्रिंग में जो वैल्यू होगी उसको कैलकुलेशन में यूज क्यों नहीं कर सकते? बेटा क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर आपके पास जो भी वैल्यू होती है या तो वो इंटीजर्स में होती है और इंटीजर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हो. लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग की पॉलिसी या रूल ये है कि इसमें हर किस्म का नंबर हो सकता है इसकी डाटा टाइप के अंदर. तो इसमें आप अगर दो लेटर्स को मल्टीप्लाई करा रहे हो दो नंबर्स को तो वो तो आपके लिए नंबर है ना. लेकिन स्ट्रिंग तो अलाउ करता है कि इसके अंदर काफी सारे अल्फाबेट्स भी आप ऐड कर सकते हो, कुछ और भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कोई सेंस नहीं बनाता. इस वजह से आपके पास जो भी स्ट्रिंग है वो कैलकुलेशन के अंदर यूज नहीं हो सकती. ओ सही, ओके. इस क्वेश्चन का एक और अच्छा आंसर है जो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर रहा हूँ. जो मैंने आपसे बात अभी समझाई है आपको वही बात जो है ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ. Why strings cannot be used in calculation. ये भी एक दफा पढ़ लेना. बल्कि मैं यहाँ यहीं पे ही मैं कॉपी कर देता हूँ उसको. खैर, अगर बूलियन है तो बूलियन मीन्स ओनली टू वैल्यूज, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट. अच्छा, यहाँ तक आपको सारे डेटा टाइप्स क्लियर हो गए? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो सर. नाउ one thing which you need to learn is their declaration. Declaration ऑफ डेटा टाइप जो आपको याद हो, मैंने शायद पहले भी आपको पढ़ाया था. अब बेटा डिक्लेरेशन क्या होती है कि अब हमारा जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमारी जो भी डाटा टाइप होती है और जो भी वेरिएबल होते हैं हम उसको डिक्लेयर करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपने पास दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक वेरिएबल है मेरे पास टोटल और एक वेरिएबल है मेरे पास एवरेज. तो ये दोनों वेरिएबल जिस तरह से लिखे हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम ऐसे ही चलेंगे क्योंकि प्रोग्रामिंग है. और आप इसको इसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे. फॉर एग्जांपल डिक्लेयर वेरिएबल का नाम और इसके बाद इसकी जो भी डेटा टाइप यहाँ पर है. फॉर एग्जांपल इसकी को मैं डेटा टाइप दे रहा हूँ रियल नंबर. तो इसका सिंटैक्स कैसे होगा? सबसे पहले आप अपने पास यहाँ पे लिखोगे डिक्लेयर. डिक्लेयर लिखने के बाद जो भी आपका वेरिएबल का नेम है इसके बाद आपका जो भी आपका डाटा टाइप है वो इस तरफ आ जाएगा.
This is going to be your syntax for declaration. इसमें कोई confusion? सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। बेटा ये मैंने आपको सिंटैक्स दिया है डिक्लेरेशन कराने का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंदर आपने वेरिएबल्स जो लिए हैं वो आपने टोटल लिए हैं और आपने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं। अब आपने वेरिएबल तो ले लिए लेकिन इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कराना होगा। तो ये बताना होगा कि ये जो आपने वेरिएबल लिए हैं इनकी डाटा टाइप क्या है, इनके अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर होगा। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इनको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे आएगा आपका ये पहला कीवर्ड, इस सिंटेक्स को यहाँ फॉलो करूंगा मैं। डिक्लेयर लिखा, डिक्लेयर के बाद आपके वेरिएबल का नाम क्या है, मेरे वेरिएबल का नाम है टोटल। अच्छा, टोटल को डाटा टाइप कौन सी देनी है, टोटल के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, टोटल के अंदर सिर्फ वैल्यूज आएंगी इंटीजर। तो ये इसको मैंने डाटा टाइप असाइन कर दी। इसके अलावा जो दूसरा वाला है वो भी मुझे मैं लिखता हूँ। डिक्लेयर कराया मैंने मैक्सिमम मार्क्स को किससे, इंटीजर से। ये सवाल की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि डिक्लेरेशन हमारी कौन सी होगी। समझ आया ये, दोबारा समझाऊं? आ गया सर। इक्वल्स टू तो यूज नहीं करेंगे ना टोटल के नहीं बाद, बेटा, डॉट टू डॉट सिखा लेंगे। इक्वल्स टू यूज करते हैं या एरो की हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। यहाँ आप डिक्लेरेशन करा रहे हो। ओके। अच्छा जी, अब चैप्टर नंबर 8 के अंदर से मैंने अभी तक आपको, यहाँ से देखो, मैंने आपको 1 पढ़ा दिया और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 2, 3, 4। ठीक है, सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन। तो सीक्वेंस तो वही बात है, सीक्वेंस में कोई ऐसी नई चीज नहीं है। तो सीक्वेंस के बाद अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन हमने अपने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। और सिलेक्शन सबसे पहले तो ये है कि भाई सिलेक्शन इज डेफिनेटली वन ऑफ द useful techniques. Why is that? Because it allow different routes through the step of a program. Selection means that you can provide different routes with the selection of a program. That means it's totally up to you that which route you want to give. For example, data items can be picked giving to a certain criteria. It's totally up to you even if you want to give the largest value or the smallest value. This is selection. What is the loop that is being used in selection? The loop that I use is if statement, that is known as if then else and if। ये आपके पास आएगा बेटा सिलेक्शन के अंदर। सिलेक्शन के अंदर दूसरी कौन सी एग्जांपल आती है बेटा आपके पास, दूसरी एग्जांपल आती है आपके पास केस स्टेटमेंट, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। वही सेम जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है, लेकिन हम केस स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं ये भी लिख लेते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल choices to be made. So whenever there are multiple choices to be made, you can use this case statement. The next thing that we are going to discuss is going to be our iteration, or you can either call it as an iteration or you can either call it as a repetition. Both of them are same. You do not need to confuse them. So when it comes to your iteration part, you basically have 3 areas. The first area is going to be a
count control loop. The second area is going to be a precondition loop, and the third area is going to be a post-condition loop. First of all, if it is a count control loop, that means that the loop is going for a set number of iterations. That means that you know that how much you want to repeat or iterate it. When it is precondition, it means that it may have no iteration at all, or it may have one. When it comes to post condition, it means that it always have at least one iteration. अब बेटा काउंट कंट्रोल में क्या होता है आपको पता होता है, और काउंट कंट्रोल की एग्जांपल क्या है? फॉर काउंटर। आपको पता है कितनी दफा आपने रिपीट करना है। अच्छा, अगर मैं कंडीशन कंट्रोल लूप्स की बात करूं, ये दोनों मेरे पास कौन से हैं? इन दोनों का एक शॉर्टर नाम है विच इज नोन एज कंडीशन कंट्रोल लूप. दैट मीन्स दैट द कंडीशन इज कंट्रोलिंग दैम, एंड देयर आर अ प्री कंडीशन एंड अ पोस्ट कंडीशन. अब बेटा अगर प्री कंडीशन लूप है तो आपको पता है कि इट में हैव नो आइट्रेशन और इट में हैव आइट्रेशन. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट. ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है. और इसकी एग्जांपल क्या है? वाइल, डू एंड वाइल. वाइल का लूप है ये. और अगर ये आपके पास जो है ये पोस्ट कंडीशन है, तो पोस्ट कंडीशन में आपके पास कौन सा आता है? रिपीट अंटिल. यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर. इसके बाद बेटा एक और एरिया मेरे पास यहाँ पे है, दैट इज टोटलिंग एंड काउंटिंग, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैं सिर्फ आपको सिलेबस की जो चीजें हैं वो क्लियर कराता जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 में से. टोटलिंग एंड सर काउंटिंग सीक्वेंस में क्या था? सीक्वेंस के अंदर बेटा आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपका जो प्रोग्राम का ऑर्डर है वो एक सर्टेन सीक्वेंस के अंदर रहे, सर. यूजिंग इफ देन एल्स एंड इफ. जी. अच्छा, अगर टोटलिंग और काउंटिंग है तो टोटलिंग इज क्वाइट सिंपल और इजी. टोटलिंग मुझे करनी है तो मैं कैसे करूंगा? टोटल वेट इज इक्वल्स टू total weight plus weight. This is totaling. That means that I am making a total of all of that. Similarly, if I am using counting, so how I can do that? Like for example, if I have my number of items, so number of items plus 1. So this goes like this.